हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिमिलर से तीन टॉपिक हैं, जैसे ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आएगा उनमें से ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में आता ही है। ये फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये क्या है? दैट वी हैव ए वायर विच हैव यूनिफॉर्म चार्ज। इस पूरे वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज गिवन है। जब लीनियर वायर होता है तो जो हम चार्ज डेंसिटी है उसको लिखते हैं लैम्डा से। लैम्डा क्या शो करता है? यहाँ पे इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये शो करता है चार्ज डेंसिटी। तो इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दी हुई है लैम्डा से। मान लो हमें इस वायर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? किस चीज का एप्लीकेशन है? गाउस लॉ का। गाउस लॉ क्या है? E डॉट dA फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, गाउस लॉ तब अप्लाई होता है जब कैसा लूप हो? क्लोज लूप हो। तो क्लोज लूप बनाने के लिए मान लो ये वायर है, इसको क्लोज करना है, तो किस चीज में करेंगे? वायर के ऊपर से एक सिलेंड्रिकल पाइप डाल देते हैं, यूं। तो वायर के ऊपर से सिलेंड्रिकल पाइप अगर डाल देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मान लो हमने L लेंथ की सिलेंड्रिकल पाइप इसके ऊपर डाल दी है। अब इस पॉइंट पे या इस सरफेस पे वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकलेगा यूं बाहर की तरफ, यूं इस साइड में। इस सरफेस का एरिया भी किधर होगा? बाहर। तो एरिया भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो अगर इस डॉट को हम हटाएं तो हम लिख सकते हैं E, इस वेक्टर के सिंबल को हटा देते हैं, dA cos 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। E को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा dA इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E है E, dA सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो हम लेते हैं 2 पाई RL इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है? इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज क्लोज है। अब देखो, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दिया हुआ था? लैम्डा। तो 2 लेंथ पे कितना होगा? 2 लैम्डा। 5 लेंथ पे कितना होगा? 5 लैम्डा। तो यूं ही L लेंथ पे कितना ले लेंगे? L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R को लिख देंगे आगे। R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इसलिए किया था ताकि इसको K लिख सके। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे? K। क्या बचा? 2। इसको लिख दिया K लैम्डा अपॉन R। तो एक वायर की वजह से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी मिलती है? 2K लैम्डा अपॉन R। तो हमने ये कहा है कि अगर ये कोई वायर हो जिसपे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यूनिफॉर्मली गिवन है, तो इससे R डिस्टेंस पे E की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है? 2K लैम्डा अपॉन R। अब जो क्वेश्चन इस पे आते हैं वो किस तरह से आते हैं? फर्स्ट आता है ग्राफ बिटवीन E एंड R। E और R के बीच में ग्राफ खींचो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस R के साथ में कैसे वेरी करता है। तो अगर ग्राफ पे इसको डिनोट करना चाहें तो इधर ले ले E और इधर ले लेते हैं R। जब भी दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हाइपरबोलिक ग्राफ खींचते हैं। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर इसी ग्राफ को पूछ लिया जाए
ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r, मतलब इस बार r नहीं दिया है, क्या दे रखा है 1/r। अब अगर 1/r को हम एक वेरिएबल मान लें तो हम लिख सकते हैं, चलो इसको मान लेते हैं b, तो लिख सकते हैं e इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा b। अब e इज डायरेक्टली क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू b। तो अब अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो देखेंगे कि ग्राफ r के साथ में पूछ रखा है या 1/r के साथ में पूछ रखा है। थर्ड क्वेश्चन जो इस पे आता है वो आता है कि मान लो एक ये वायर है, एक ये वायर है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है λ1 और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है λ2। दोनों पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो अब अगर दोनों पे पॉजिटिव हो तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो ये इसको कर रहा है रिपेल। यहां एक क्या लग रहा है, फोर्स। इस वायर की वजह से इस वायर की यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स जनरेट होगा, इसको अगर बोल दे A, इसको बोल दे B, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ B ड्यू टू A के ऊपर B की वजह से या B के ऊपर A की वजह से। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या पढ़ते हैं हम, F इज इक्वल्स टू QE। अब Q क्या होता है, अगर यूनिट लेंथ पे लैम्डा तो 2 पे 2 लैम्डा, तो यूनिट पे कितना मान लेंगे हम, λ1। चलो Q की जगह लिख देते हैं λ1। इस पे जो फोर्स जनरेट होगा वो कौन जनरेट करवाएगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। कितना, मान लो डिस्टेंस दोनों के बीच में b हो तो E कितना होता है 2k λ/r, तो ये क्या आएगा 2k λ2 अपॉन b। तो इस केस में जो दोनों के बीच में फोर्स है वो दिया जाता है 2k λ1 λ2 बाई b। b क्या है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। इसी वायर के ऊपर कई बार कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मान लो एक वायर है, दे रखा है ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। देखो जब भी फिजिक्स में कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई चार्ज दूसरे चार्ज के या किसी भी दूसरी बॉडी के रिलेटिव सर्कुलर मोशन करता हो, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो अंदर की तरफ तो जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। बाहर की तरफ जो फोर्स हमेशा लगता है वो होता है mv²/r। अब ये दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वायर, ये इलेक्ट्रॉन यही घूमता रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यूं घूमता हुआ मिले किसी भी बॉडी के रिलेटिव, तो जो QE फोर्स है उसको किसके बराबर कर देंगे, mv²/r के। QE इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से कितना लेंगे, यहां पर 2k λ/r इज इक्वल्स टू mv²/r। r से r क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से अगर v निकालना चाहे तो v इज इक्वल्स टू ले सकते हैं 2kq λ/m। ये क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। वो वेलोसिटी क्या है, 2kq λ/m का रूट। अभी हमने पढ़ा कि किसी वायर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होता है। अब हम पढ़ेंगे गाउस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन। जैसे फर्स्ट केस में था ये वायर, सेकेंड केस में होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। ये जो सीट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस बार कोई सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि मान लो ये कोई सरफेस एरिया है, एरिया दे रखा है इसका A, और इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
हम जानते हैं कि अगर वायर हो तो दी जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जबकि अगर कोई सरफेस एरिया हो तो दिया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोल देते हैं सिग्मा। तो मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब गाउस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें दो वैल्यू यहां पुट करनी है, एक फाई के लिए, एक सिग्मा क्यू के लिए। हम दोनों को पहले एक्सप्लेन करते हैं नीचे। फाई क्या होता है, फाई फाई हम पढ़ते हैं ई डॉट ए, यही पढ़ते हैं। अब मान लो ये सीट यूं रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इससे फ्लक्स किधर निकलेगा। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो तवा है जिसपे हम रोटी सेकते हैं, गैस चलाते हैं, तो किधर से गर्म होता है, नीचे से या ऊपर से। सोचने वाली बात है, तवा गर्म किस साइड से होगा, नीचे से बर्नर ऑन है तो तवा गर्म नीचे से है या ऊपर से, तवा दोनों साइड से गर्म होता है। तो यूं ही अगर इस सीट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, अगर ये यूं है तो ऊपर भी निकलेगा और नीचे भी निकलेगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों तरफ इससे निकलेगा। तो अगर EA फ्लक्स इधर निकलता है, EA फ्लक्स इधर निकलता है, तो टोटल फ्लक्स इससे कितना निकलेगा, 2EA। ओके, अब बात करते हैं टोटल चार्ज की। हमने शुरू में ये मान लिया है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मतलब यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो है सिग्मा। तो 2 एरिया पे कितना लेंगे, 2 सिग्मा, 5 पे कितना लेंगे, 5 सिग्मा, यूं ही ए एरिया पे कितना चार्ज लेंगे, ए सिग्मा। तो हम कह सकते हैं इस कंप्लीट सीट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, ए सिग्मा। अगर इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दें तो लिखा जाएगा 2EA इज इक्वल्स टू ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जो सबसे जरूरी चीज यहाँ ध्यान देने की है वो ये है कि यहाँ कहीं भी R नहीं आया है, मतलब किसी सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो R पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर ये कोई सीट है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यूनिफॉर्म होता है, यहां भी E, यहां भी E, यहां किसी भी पॉइंट पे, कितनी भी डिस्टेंस पे अगर किसी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, चेंज नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक की जगह 2 सीट ले ली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह चेंज होगा। हमने ये कहा है कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो कितना है, अगर ये कोई सीट हो तो इसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पर अगर E की वैल्यू पूछी जाए तो ये हम लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, कि मान लो ये 2 सीट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है और दोनों की चार्ज डेंसिटी है सेम। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट पे बताना है और इस पॉइंट पे बताना है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करनी हो वहां हमने ये पढ़ा है, क्या ले जाके रख देंगे, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, तो ये लोग यहां पे रख देते हैं +1 कूलम। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। एक सीट का E कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी सीट का भी कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम माय हैंड, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर देंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉइंट 2 पे इसको चेक किया जाए तो मान लो यहां रख देते हैं +1, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन इस बार जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0।
यहां अगर चेक किया जाए तो क्या लाके रख देंगे, +1। प्लस की शीट प्लस के चार्ज को क्या करेगी, रिपेल। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। एक प्लेट का कितना लेते हैं, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का σ/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, σ/एप्सिलॉन। अगर इसकी जगह दोनों पॉजिटिव प्लेट नहीं लेके एक पॉजिटिव प्लेट ली जाए और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए, तो अगर प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें तब क्या होगा और बाहर चेक करें तो क्या होगा। यहां अगर, यह है क्वेश्चन नंबर 2, यहां अगर पॉजिटिव 1 रख के चेक करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। एक प्लेट का इधर दूसरी का इधर, डायरेक्शन अपोजिट है तो जो नेट होगा वो कितना मिलेगा, 0। जबकि अगर यहां चेक करना हो तो क्या लाके रख देंगे, +1 कूलम। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, जबकि नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। इस बार दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है। अगर एक प्लेट का σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस केस में जो कंबाइंड ई है वो कितना मिलेगा, σ/एप्सिलॉन। इस फॉर्मूले से जो हमें शुरू में मिला है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ई को आर के साथ में ड्रॉ करें तो अभी हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक कांस्टेंट लाइन मिलती है। मतलब न ही तो ई की वैल्यू बढ़ती है और न ही ई की वैल्यू कम होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू पे चलता रहता है। तो दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब जो थर्ड टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए वो ये है कि ये कंडक्टिंग मींस क्या है। देखो ये कोई बॉडी है, अभी ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, इसको हम क्यू चार्ज देते हैं यहां सेंटर पे। तो कंडक्टिंग बॉडी उसे बोलते हैं जिसको जैसे ही चार्ज दिया जाता है वो पूरा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर चला जाता है, ये बाहर आ। मतलब इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर चार्ज की वैल्यू ली जाए तो कितनी मिलती है, 0 मिलती है। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कभी कोई चार्ज नहीं रहता है। हमें इस स्फीयर की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, एक बार हम निकालेंगे कोई पॉइंट जो इस स्फीयर के बाहर हो, दूसरी बार ऐसी जगह जो पॉइंट इसके सरफेस पे हो, और तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर हो। तो इसको अप्लाई करने से पहले तो गाउस लॉ क्या है, गाउस लॉ इज E डॉट dA इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस क्लोज सरफेस का एरिया चाहिए और चार्ज चाहिए। हमने इस स्फीयर को कितना चार्ज दिया था, क्यू। मतलब हम कह सकते हैं कि इस स्फीयर की पूरी सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू है। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं कि मान लो ये कोई स्फीयर है जिसकी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज है, ये लो क्यू। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये तब पॉइंट है जब पॉइंट कहां है, आउटवर्ड है। गाउस लॉ किस पे अप्लाई होता है, क्लोज सरफेस पे। तो इसके लिए हम एक क्लोज गाउसियन सरफेस लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी ली है, आर। ये कैसी है, मान लो एक बॉल है, इसको बंद करना है तो क्या करेंगे, एक बड़ी प्लास्टिक की बॉल के अंदर रख देते हैं, बंद रहेगी। तो ये जो आउटर है ये भी एक तरह का होलो स्फीयर ले सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तब ई डी ए एरिया, स्फीयर का एरिया कितना लेते हैं, 4πr²। सिग्मा क्यू, कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद है, क्यू है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस 4π को अगर नीचे ले आए तो E इज इक्वल्स टू क्यू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां क्या आएगा आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं के, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो किसी स्पेयर के बाहर जब हमने E निकाला तो कितना मिलता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं एट द सरफेस। मान लो ये कोई स्पेयर है जिसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, जिसको क्यू चार्ज दिया है, तो सारा चार्ज कहां है इसके सरफेस पे। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो तो जो क्लोज गाउसियन सरफेस होगी वो होगी इसी की सरफेस, जिसपे स्मॉल आर किसके बराबर हो गया है कैपिटल आर के। अब गाउस लॉ क्या है E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इस बार जब एरिया लेंगे तो इस सरफेस का लेंगे जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर है, तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू। कितना चार्ज दे रखा है हमने इसको क्यू, तो यहां आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू क्यू, इसको इधर ले आए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोल देंगे के, तो E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड केस में एट इनसाइड पॉइंट्स ऑफ स्पेयर। अभी हमने क्या कहा था कि जो कंडक्टिंग स्पेयर है उसके अंदर चार्ज नहीं मिलता है, पूरा चार्ज कहां मिलता है सरफेस पे। तो इसके जो इनर पॉइंट्स है उस पे चार्ज कितना है 0 है। अब अगर चार्ज ही अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना मिलेगा 0। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्पेयर के इंटरनल पॉइंट्स पे E कितना होता है 0। अगर इस E को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां तो लेते हैं रेडियस, यहां लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अंदर तो E कितना है 0 है और बाहर E कितना था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां तक E 0 है उसमें हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर की वैल्यू है यहां की है इस पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में हाइपरबोलिक ग्राफ खींचते हैं, तो यहां जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है इस तरह। ओके, 3 टॉपिक हम या 3 एप्लीकेशन हम गाउस लॉ के पढ़ चुके हैं। पहला था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, सेकंड था यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस एरिया, थर्ड था कंडक्टिंग स्पेयर जिसमें चार्ज सिर्फ कहां है सरफेस पे है। अब फोर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर और होलो स्पेयर, मतलब ऐसा स्पेयर जिसमें पूरा चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं होकर यूनिफॉर्मली इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर से 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नंबर 1 एट आउटर पॉइंट्स जो सेम पिछले की तरह आएगा, सेकंड आएगा एट सरफेस और चेंज जिसमें आएगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे एट इनर पॉइंट्स। देखो पहले चेक करते हैं आउटर पॉइंट्स पे। ये कोई स्पेयर है जिसको Q चार्ज दे रखा है और वो Q इसके पूरे सरफेस में या पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, एक क्लोज गाउसियन सरफेस लेंगे, ये रहा। अब क्या है गाउसियन लॉ, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E है E, डी ए कितना लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा क्यू कितना लेंगे चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q इसलिए लिया है कि हम ये मानते हैं कि हमने पूरे वॉल्यूम में मिला के कितना चार्ज दे रखा है Q। तो इस 4 पाई को अगर नीचे ले आए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और R स्क्वायर आ गया नीचे, तो इसको लिख देंगे के Q अपॉन R स्क्वायर। यूं ही अगर सरफेस पे लिया जाए तो जैसा लास्ट केस में था उसी तरह
इस केस में सिर्फ जो ये रेडियस है ये कितनी हो गई, कैपिटल आर, तो ई यहां कितना ले लिया जाएगा सरफेस पे, ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो थर्ड केस है, एट इनर पॉइंट्स, देखो अब ये स्फीयर है, इसमें पूरे में कितना चार्ज गिवन है, क्यू है, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो मान लो यहां निकालना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक निकालना हो वहीं तक एक गाउसियन सरफेस लेना होता है। ये ले लिया हमने कोई गाउसियन सरफेस, रेडियस कितना था इसका, आर। अब क्या पूरा इसके अंदर आया है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या पूरा चार्ज इस स्फीयर के अंदर बंद है, नहीं है, कुछ हिस्सा है। कितना चार्ज इसके अंदर है, देखो जो कंप्लीट स्फीयर था उसकी रेडियस कितनी थी, आर, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम कंटेंस इज इक्वल्स टू क्यू चार्ज। तो यूनिट वॉल्यूम कितना रखेगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो इनर स्फीयर है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कितना रखेगा, क्यू, इसको नीचे लाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, तो बचेगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब अगर गाउसियन लॉ इस पे अप्लाई करें या गाउस लॉ अप्लाई करें, तो गाउस लॉ क्या है, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई है ई एरिया इस गाउसियन सरफेस का जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसका एरिया कितना लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू कितना है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पावर कितना बचेगा, 1। 4 पाई को नीचे ले आए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे के क्यू आर की पावर है 1 इंटू आर क्यूब। हम इसको यूं देख सकते हैं कि जो सरफेस की वैल्यू हमें मिली थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको एक तरह से स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट याद रखने के लिए आप ये मान सकते हैं कि जब भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो या मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो जो सरफेस वैल्यू है जो भी दिया हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाहर कितना मिलता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे कितना मिलता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अभी हमने क्या कहा था, जब अंदर आते हैं तो किससे मल्टीप्लाई, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से। तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इस स्फीयर के अंदर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R। यहां तो है रिलेशन ये, जबकि जो बाहर के पॉइंट है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा इससे। अगर दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसको यूं ड्रॉ कर देंगे। ये R है और ये किसको डिनोट करता है, E। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले हम जितना ये हो चुका है उसके कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहां तक कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के सारे एक्सरसाइज को सोल्व करके देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल सके।